नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे ही होंगे। बच्चों, हम लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट किया था और उसमें रेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी हमने पढ़ा था। अब उसके बाद आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है? क्या पढ़ेंगे? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो चलिए आइए साहब देखिए बच्चों, दो तरीके के फंक्शन होते हैं। देखिए, मोनोटोनिक फंक्शन एंड नॉन मोनोटोनिक। मोनोटोनिक एंड नॉन मोनोटोनिक कितने तरीके के? दो तरीके। क्लियर है? अब आइए, इनके टाइप है अलग अलग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, दूसरा है इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग। ध्यान से सुनिए, पहला है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, दूसरा है सिंपल इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, तीसरा है बच्चों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, और फोर्थ है डिक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है साहब? चारों वैरायटी क्या क्या होती हैं अब आप देखिएगा इधर। पहला देखिए, ये कोई एक मैंने फंक्शन लिया y इक्वल टू एफ एक्स, इसको मान लिया, ये मैंने लाइन खींची और वो लाइन कुछ भी हो सकती है, फंक्शन भी, मतलब कोई भी ग्राफ हो सकता हो। ठीक है, मतलब इस टाइप का मैंने ग्राफ लिया जिसको हम y इक्वल टू एफ एक्स बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? ये पॉइंट मैंने लोअर वाला x1 लिया और ये अपर वाला x2 लिया x एक्सिस पे। इसके करस्पॉन्डिंगली y एक्सिस पे ये fx1 हो जाएगा और इसके करस्पॉन्डिंगली y इक्वल टू fx2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो। तो देखिए बच्चों, इधर क्या हो रहा है, यहाँ पे x2 ग्रेटर देन x1 है या नहीं है? बोलो। x2 की वैल्यू x1 से बड़ी है और इधर fx2 fx1 से बड़ा है या नहीं है? तो क्या होती है बच्चे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन? देखिए, अगर किसी फंक्शन का आउटपुट, अगर किसी फंक्शन का आउटपुट इनपुट बढ़ाने से बढ़ रहा हो, that are called strictly increasing function. If the value of output is increasing by increasing the value of input. बच्चों, यहाँ इनपुट क्या है? x, आउटपुट क्या है? fx। ये तो कहेंगे भाई, x क्या है? इनपुट डोमेन, और आउटपुट क्या है? वो है fx, जिसके हम रेंज बोलते हैं। तो अगर इनपुट बढ़ाने से आउटपुट बढ़ रहा है, that are called strictly increasing function। क्लियर है बच्चों? अब आइए नेक्स्ट, तो क्या बोलेंगे इसको? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब आइए नेक्स्ट, यहां आप देख रहे हो x1 है, यहां x2 है, यहां fx2 के करस्पॉन्डिंग fx2, x1 के करस्पॉन्डिंगली fx1। अब ध्यान से देखना, मैंने यहां इनपुट बढ़ाया, x1 से यहां x2 पे गया। आप इधर देखिए, आउटपुट कम हो रहा कि नहीं हो रहा? x1 पे आउटपुट fx1 था, x2 पे आउटपुट fx2 है, तो डाउन गया कि नहीं गया? fx की वैल्यू कम हुई या नहीं हुई? तो सुनिए, यदि इनपुट बढ़ाने से, अगर इनपुट बढ़ाने से उस फंक्शन की वैल्यू fx की वैल्यू कम होती है, डाउन होती है, डिक्रीज होती है, तो दैट आर कॉल्ड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या? इफ द वैल्यू ऑफ आउटपुट इज डिक्रीजेड by increasing the value of input, that are called strictly decreasing function। क्लियर? नेक्स्ट आइए, देखिए आप, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इनके बीच में ये कांस्टेंट फंक्शन है दिस। तो यदि दो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के बीच कोई कांस्टेंट फंक्शन आता है, तो दैट फंक्शन आर कॉल्ड सिंपल इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या कहेंगे हम इसको? सिंपल इंक्रीजिंग
और नॉन डिक्रीजिंग। बात समझ में आई बच्चों या नहीं आई? बोलो बच्चों, सिंपल इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग कब? अगर दो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के बीच कोई कांस्टेंट फंक्शन अगर आता है तो। अब आइए नेक्स्ट, देखिए ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, और इसके बीच में ये आप देख रहे हो ये कांस्टेंट फंक्शन है या नहीं? तो दो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के बीच अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन आता है तो दैट आर कॉल्ड सिंपल डिक्रीजिंग फंक्शन या नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। जल्दी बोल दो। अब आप यहाँ पे देखा हमने x1 पे वैल्यू fx1 थी, x2 पे और x3 पे वैल्यू दोनों सेम आ रही है कि नहीं आ रही है, और x4 पे वैल्यू x4 है। यहाँ x1 पे ये थी, x2 और x3 पे दोनों सेम है, और x4 पे कितनी है, x4 है। बात बच्चों यहाँ क्लियर आई समझ में या नहीं आई? जल्दी बोलो। ठीक है, समझ में आ गया इंक्रीजिंग क्या है, नॉन इंक्रीजिंग क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या है। अब वापस आइए इधर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग पे। बच्चों जरा देखना, ये जो फंक्शन है हमारा इसका अगर मैं स्लोप की बात करूं, इसको मैं नीचे अगर बढ़ा दूं तो ये एक्यूट एंगल बना रहा है कि नहीं? एक्यूट एंगल बनाएगा कि नहीं? एक्यूट एंगल बनाएगा, यानी कि 90 डिग्री से कम एंगल होगा। और बच्चों स्लोप क्या होता? स्लोप tan थीटा, और कैलकुलस की भाषा में हम dy/dx या f' को तो स्लोप बोलते हैं भैया। तो dy/dx या f' एक ही चीज है ना। तो बच्चों का एंगल हमारा 90 डिग्री से छोटा है तो उस फंक्शन का स्लोप कैसा होगा? 0 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो, कैसा होगा स्लोप? 0 से बड़ा होगा। अब मैं अगर इसकी बात करूं तो ये देखना, ये क्या एंगल बनाएगा? ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा कि नहीं? तो बच्चों इसका स्लोप f' नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? और ये क्या कंक्लूजन निकला? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए f' की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, और यहाँ पे क्या होगी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए f' लेस देन 0। बात क्लियर है? अब इधर आइए, अगर जैसे दो इंक्रीजिंग के बीच कांस्टेंट है यहाँ, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ क्या कहेंगे? f' लेस देन इक्वल टू 0। क्योंकि ये दो डिक्रीजिंग फंक्शन के बीच और ये दो इंक्रीजिंग फंक्शन के बीच। ठीक, तो ये कहाँ पे 0 कहाँ पे 0 नहीं है, अभी आगे प्रॉब्लम्स करेंगे मैं बताऊंगा, बस आपको ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए f' 0 से बड़ा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए f' 0 से छोटा है। और आना बच्चों यहाँ पे इफेक्ट ऑफ इनइक्वालिटी। देखिए क्या यहाँ x2 ग्रेटर देन x1 है या नहीं है? तो भाई fx अगर इस पे f लगा दूंगे तो वो क्या सीन बनेगा? fx2 ग्रेटर देन fx होगा, है तो है या नहीं है? fx2 fx1 से बड़ा है। इधर आना, x2 ग्रेटर देन x1 है, बट इधर देखिए fx2 लेस देन fx1 हुआ कि नहीं हुआ? अरे fx2 जो है ये fx1 से छोटा है या नहीं है? तो बच्चों इफेक्ट ऑफ इनइक्वालिटी क्या हुआ? यहाँ पे ध्यान से सुनना मेरी बात को। इफेक्ट ऑफ इनइक्वालिटी, अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हमारी इनइक्वालिटी f लगाने के बाद भी वही रहेगी, साइन वही रहेगा। और अगर फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो बच्चों क्या होगा? f लगाने के बाद हमारी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में अगर इनपुट हमारा x2 x1 से बड़ा है तो fx2 fx1 से छोटा होगा। आपको दिखाई दे रहा है, तो सीधे सीधे
लैंग्वेज में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ इनइक्वलिटी क्या हुआ, यानी कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इनइक्वलिटी सेम रहेगी, और अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो इनइक्वलिटी आपकी रिवर्स हो जाएगी। ये रिवर्स कैसे हो जाती है इसी का एक एग्जाम्पल मैं और बता रहा हूं आपको अभी, आप पहले इसको जल्दी से नोट करिए। चलिए बच्चों देखिए, अभी मैंने इफेक्ट ऑफ इनइक्वलिटी बताया था, जरा इसका एक एग्जाम्पल देखो। यहाँ देखिए बच्चों, ये मैंने एंगल लिया π/6, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड, ये फोर्थ। चलिए देखिए, x ग्रेटर देन π/6, x की वैल्यू बच्चों मैंने π/6 से ली, बड़ी ली। अब देखिए साइन फंक्शन, साइन x ग्रेटर देन साइन π/6, साइन x ग्रेटर देन 1/2। तो बच्चों π/6 पे 1/2 होगा कि नहीं होगा? अब आप ध्यान से देखना, साइन π/6 पे वैल्यू 1/2 है। अब साइन x 1/2 से बड़ा कहाँ होगा? इस पोर्शन में होगा या नहीं होगा? देखो जल्दी से, कैसे भाई? साइन 0 कितना होता? 0। साइन π/2 कितना होता है? 1। ध्यान से देखना बात मेरी। अब हम यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। 1/2 का मतलब 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 1। आ गए? आए या नहीं? तो अगर x की वैल्यू π/6 से बड़ी है, यानी कि π/6 से बड़ी का मतलब जहाँ शेडेड एरिया है, अगर x वहां है तो भैया साइन x 1/2 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? तो 1/2 ये है तो ऑटोमेटिकली ये साइन x 1/2 से बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? अब यहीं पे अगर मैं cos ले लूं, जरा देखना, cos x ग्रेटर देन cos π/6, cos x cos π/6 कितना है? √3/2, और √3/2 की वैल्यू हो जाएगी 1 से, यानी कि 0.86 के लगभग। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनने की बात है। अगर मैंने cos पे भी इनइक्वलिटी जैसे साइन पे वैसे के वैसे ही रखी तो cos x 0.86 से बड़ा होना चाहिए। तो बच्चों अब जरा cos में आइए, इधर ध्यान से सुनना बात। cos 0 कितना होता है? 1, और cos π/2 कितना होता है? 0। ध्यान से सुनो, 1, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 एंड 0। यानी कि जो cos फंक्शन है वो 1 से 0 की तरफ जा रहा है, और साइन फंक्शन 0 से 1 की तरफ जा रहा है। तो मैंने निकाला cos ग्रेटर देन 0.86, तो 0.86 का मतलब समझ रहे हो कहीं यहाँ होगी या नहीं वैल्यू बच्चों? इसके 0 के नियर अबाउट ही तो होगी, बोलो। अब ध्यान से सुनने की बात है, मैंने x क्या लिया था? π/6 से बड़ा, x तो ये ले रखा है ये वाला, और cos x क्या आ रहा है? cos x आ रहा है यहाँ पे इस जगह पे, ये शेडेड एरिया, ये कुछ मतलब निकला क्या इस बात का? नहीं निकला। फिर क्या करेंगे? अब यहाँ पे इनइक्वलिटी को रिवर्स करना, रिवर्स कर दिया, यानी कि cos x 0.86 से छोटा, भैया छोटा तो ऊपर ही जाएगा ना भाई, ऊपर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो ऑब्वियस है शेडेड एरिया में आ जाएगा वो, क्योंकि cos की एंगल π/6 पे अलग है, साइन की अलग है। मैं अब यहाँ π/3 लेता, बात है कि नहीं? चलो 1 मिनट लगेगी, कोई बात नहीं, मैं इसे दूसरे एंगल पे बात करता हूं। इधर देखिए, x ग्रेटर देन π/3, π/3 बच्चों इसको एंगल मान लीजिए ये हो गया, या दूसरा केस ले लो, दूसरा केस ले लो बच्चों, ये देखो π/3, x ग्रेटर देन π/3, cos x ग्रेटर देन cos π/3, तो cos x ग्रेटर देन π/3 यानी कि 1/2। तो cos की वैल्यू 1/2 यही तो होती। अब ध्यान से देखना, cos x ग्रेटर देन 1/2 है, तो बच्चों
अगर x कौन सा दिया है π/3 से बड़ा, x को π/3 से बड़ा यानी कि ये वाला ले रखा आपने, x ये तो ले रखा, और cos x क्या आया है 1/2 से बड़ा। भैया cos 1/2 से बड़ा तो ये आएगा ना नीचे, भाई cos 0 0 होता तो सॉरी cos 0 1 होता तो 1, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, यानी कि 0.5 से बड़ा, 0.5 से बड़ा तो इधर 1 की तरफ है ना। तो ध्यान से देखो, एंगल तो लिया वो π/3 से बड़ा, और cos क्या आ रहा है 1/2 से छोटा नीचे वाले एरिया में। ये तो दोनों मैच ही नहीं करी बातें। अब उल्टा कर दियो इसको, इनइक्वालिटी को। भैया cos x एंगल लिया था π/3 से बड़ा, ध्यान से देखना, एंगल कहाँ ले रखा, ये वाला ले रखा है। ये मेरा π/3 था यहाँ तक, तो इससे बड़ा ही तो लिया मैंने एंगल, ये शेडेड एरिया का लिया है। और cos x लेस देन 1/2, तो भैया cos x की वैल्यू 1/2 से छोटी देखिए, यहाँ 1 से लेके 1/2 तक, और यहाँ 1/2 से 0, तो 1/2 से 0 यहीं पे इसी एरिया में आएगी कि नहीं आएगी। जिस एरिया में शेडेड एंगल ले रखा था उसी एरिया में cos भी आया कि नहीं आया। शायद मैं समझता हूं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ये बात आपको क्लियर हो गई हो क्या। क्लियर बात ये है कि अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी वही रखनी है, और अगर फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो इनइक्वालिटी उल्टी कर देंगे। जैसे x ग्रेटर देन π/3 है तो cos x लेस देन cos π/3 करेंगे। अब x ग्रेटर देन π/6 है तो sin x ग्रेटर देन sin π/6 यानी कि 1/2 करेंगे। कारण क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे है, अरे 0 से 1 जा रहा है, और cos फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे, यहाँ 0 था और यहाँ 1 है, यानी कि 0 से नीचे आ रहा है, डाउन होता हुआ, मतलब cos 1 यहाँ है और 0 यहाँ है। या वैसे कह दो कि 0 से 1 से 0 जा रहा है। साइन फंक्शन 0 से 1 जा रहा है, इंक्रीज हो गया। कॉस फंक्शन 1 से 0 की तरफ जा रहा है, डिक्रीज हो गया। क्लियर है, इसलिए इनइक्वालिटी हमें रिवर्स लेनी हो। ये बात इतना एम्फेसिस अगर इस बात पर मैं दे रहा हूं तो ध्यान देना, ये बड़ी गहरी बात है। कई जगह पे ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि आप प्रॉब्लम इनइक्वालिटी की कर रहे हैं, चलते चलते साहब उसने इनइक्वालिटी का मुंह बदल दिया। अब हम भूल जाते हैं यार ये कैसे कर दिया उसने। तो उस समय जरूर वहां पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की बात रही होगी, तभी वो ऐसा होता है। आप मेरी समझ रहे हो कि नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, या अभी एक एग्जाम्पल आपको बता दूंगा शॉर्ट में। जैसे आप देख लो, इधर देखो, साइन इनवर्स कॉस, चलिए एक सेकंड अभी बता रहा हूं, पूरा एग्जैक्ट बताऊंगा। इधर आइए। यस, मैंने अभी बच्चों 2 फंक्शन बताए थे, मोनोटोनिक एंड नॉन मोनोटोनिक बताए थे 2 मिनट पहले जब स्टार्टिंग करी थी। तो बच्चों देखिए, अगर अपने डोमेन में कोई फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, दैट आर कॉल्ड मोनोटोनिक फंक्शन। बोलो बच्चों, दैट आर कॉल्ड मोनोटोनिक फंक्शन। अगर अपने डोमेन में कोई फंक्शन, यानी कि डोमेन है ए से ई, कुछ एरिया में स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, कुछ में डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, तो दैट आर कॉल्ड नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। बात क्लियर हो गई। यदि अपने डोमेन में या तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करे या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो कहेंगे मोनोटोनिक। और अगर कुछ एरिया में इंक्रीज कर रहा है, कुछ में डिक्रीज कर रहा है, दैट आर कॉल्ड नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। नोट करिए इसे। देखना बच्चों एक एग्जाम्पल, ये मैंने अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, साइन कॉस ब्रैकेट में tan इनवर्स x लेस देन 0। तो हमने क्या करा, कॉस tan इनवर्स से साइन उधर जाके साइन इनवर्स 0 हो गया। ठीक, इनइक्वालिटी वैसी रही क्योंकि साइन फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो कॉस tan इनवर्स x लेस देन 0, साइन इनवर्स 0 0 होता। अब नेक्स्ट tan इनवर्स, देखिए अब कॉस है ये, भाई अंदर तो एंगल है ना, कॉस लेस देन 0। तो अब क्या करेंगे हम, दोनों तरफ जब हम कॉस लगाएंगे, इधर भी और उधर भी, तो कॉस इनवर्स कॉस, ये तो सीधा tan बनेगा, इधर कॉस इनवर्स 0 आ जाएगा। देखो
तो tan इनवर्स x ग्रेटर देन cos इनवर्स 0, यानी कि अब इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई है क्योंकि यहाँ cos लगा हुआ था। तो tan इनवर्स x cos इनवर्स 0 कितनी होती है 1। अब चूंकि tan इनवर्स भी इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी सेम वही रहेगी। ये चीजें कहीं बुक में आपको लिखी मिलेगी, लेकिन वो बताने वाला नहीं होगा, वो कहेगा नहीं आपसे कि यहां तक लेस देन रख रहा था और यहां मैंने ग्रेटर कैसे कर दिया। यही आपका सर घूम जाता अगर आपको नहीं पता है कि ये क्यों हुआ है। तो ये इसीलिए होता है कि क्योंकि वो फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर है बच्चों, करिए नोट। चलिए बच्चों देखिए, अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की प्रॉब्लम हम कैसे करेंगे। एक प्रॉब्लम बच्चों बोर्ड में आ जाती है इससे, इस एक्सरसाइज से। तो कैसे करेंगे, बस एक प्रॉब्लम को ढंग से समझ लीजिए, पूरी की पूरी एक्सरसाइज वैसे ही करनी है, कोई चेंजेज नहीं है उसमें। ठीक है बच्चों, देखिए क्या, ये तो मैं आपको बता चुका अभी थ्योरी में कि अगर कोई फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और अगर डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 होना चाहिए। बताया था कि नहीं। मैं इंक्रीजिंग के लिए स्लोप उसका एक्यूट एंगल बना रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। तो यहाँ पे जो पूछता है ना, ये जैसे कह रहा है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स 4x³ - 6x² - 72x + 30। पहला पार्ट है इंक्रीजिंग, दूसरा है डिक्रीजिंग, यानी कि वो इंटरवल बताना है जिसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कर रहा है। तो सिंपल है, एफ डैश एक्स अगर 0 से बड़ा होगा तो वो जो सॉल्व करके इंटरवल आएगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, और जब एफ डैश एक्स 0 से छोटा है उस इंटरवल में आपका जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। अब बच्चों एक चीज का और ध्यान देना है, यहाँ ये बड़ा कंफ्यूजन है बुक्स में। यहाँ पे दो टर्म यूज कर रहे हैं हम, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और सिंपल इंक्रीजिंग। एक तो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और एक है सिंपल इंक्रीजिंग। मेरे हिसाब से या जो मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं मैक्सिमम, उनमें बच्चों जब हम स्ट्रिक्टली शब्द यूज करते हैं तो स्ट्रिक्टली शब्द के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 या एफ डैश एक्स लेस देन 0 होना चाहिए, स्ट्रिक्ट शब्द जब यूज हो रहा है। और सिंपल अगर वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कह रहा है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 होना चाहिए। तो बात समझ में आई क्या। अगर वो स्ट्रिक्ट शब्द यूज करेगा तो स्ट्रिक्टली 0 से बड़ा या 0 से छोटा, और सिंपल इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग अगर यूज करेगा बोलेगा तो फिर हम इक्वल टू का साइन भी लगाएंगे। बट ये मेथड बहुत सारी बुक्स ने ऑप्ट किया हुआ है, बहुत सारी ने नहीं। हमारे यहाँ एनसीईआरटी की बात करूं, मैं इसी प्रॉब्लम की बात करूं, अगर एग्जाम्पल 11 है, ये वहां से सिंपल बोल रहे हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और यहाँ इंटरवल में इन्होंने ओपन इंटरवल ले रखा है, यानी कि यहाँ पे इन्होंने क्लोज इंटरवल नहीं लिया है, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू नहीं लिया, जबकि लेना चाहिए। और उसके अभी बिना मतलब के नहीं मैं बोल रहा, क्यों लेना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ध्यान हो तो, कि हमारा एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन था, एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन था, फिर बीच में आया था इंक्रीजिंग सिंपल, दो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बीच एक कांस्टेंट फंक्शन आया था। उस कांस्टेंट फंक्शन पर x2 और x3 की जो वैल्यू थी fx2 इक्वल टू fx2 दोनों सेम आई थी कि नहीं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में x2 और x3 दोनों सेम आई थी, ऐसे डिक्रीजिंग में x2 x3 सेम आई थी। तो सेम का मतलब क्या होता, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो 0 कब होगा, सिंपली जब लाइन आपकी फ्लैट होगी, यानी कि x2 और x3 पे वैल्यू सेम हो। अगर वैल्यू आपका ये लाइन फ्लैट है, ये आपका ये होता, अब एक कर्व ऐसे है तो ठीक है, इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम है, ये फ्लैट है तो एफ डैश एक्स 0 हुआ कि नहीं हुआ। और अगर फिर ये ऐसे हो जाए तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो दोनों को मिला के हम एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सही है, ये जिस बुक ने भी जो भी कर रखा है, क्या कि स्ट्रिक्ट शब्द है तो ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 यूज करेंगे, और सिंपल इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तो हम उसमें इक्वल टू का साइन भी लगाएंगे, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0। ये तो मेरा मत है,
और उसके पीछे लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया। खैर, आप अपने प्रॉब्लम पे वापस आइए बच्चों। क्या प्रॉब्लम है आपकी? हमें यहाँ पे ये बताना है कि जो हमारा एक फंक्शन है ये किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा, किस में डिक्रीज करेगा। आ जाइए साहब, सबसे पहले हम एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। एफ डैश एक्स निकाला, हमारा आया 12x माइनस 3x प्लस 2 इसके फैक्टर करके मैंने एफ डैश एक्स को 0 कर दिया। ठीक बच्चों, तो एफ डैश एक्स को 0 करके क्रिटिकल पॉइंट आए -2 और 3। ये जो बच्चों एफ डैश एक्स को 0 करके वैल्यू आती पॉइंट आते हैं उनको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्या आई है वो? -2 और 3। तो चलिए बच्चों, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट 3 और ये -2 आएगा, ये तो जानते हैं आप। आपने कन्वेंशन भी देख रखा होगा, प्लस माइनस प्लस लेते हैं हम, अगर ध्यान हो तो आप लोगों को। किसी को अगर नहीं आता हो तो मुझे बताना, मैंने 3-4 वीडियो इस पे बना रखी हैं, तो मैं आपको भेज दूंगा अगर किसी को साइन कन्वेंशन नहीं आता हो। चलिए बच्चों, आप दो क्रिटिकल पॉइंट -2 और 3, इस पूरी लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 3 पार्ट में। पहला पार्ट -2 से छोटा, यानी कि -∞ से -2। दूसरा पार्ट 2 से 3 और तीसरा पार्ट 3 से +∞। इस बात को तो भली बात ही समझ सकते हैं आप। क्लियर है बच्चों? चलिए, 3 इंटरवल हो गए। अब ये बोला भी इसने, क्रिटिकल पॉइंट -2 और 3 डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग इनटू 3 डिसजॉइंट इंटरवल। डिसजॉइंट का मतलब जो अलग अलग इंटरवल है। ठीक है, हो गए। अब देखिए, इन द इंटरवल -∞ से 2 और 3 से +∞ फंक्शन इज इंक्रीजिंग। कैसे पता चल गया इसको? आप खुद देखो, 3 से इधर और -2 से इधर प्लस साइन है। प्लस साइन का मतलब एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होगा कि नहीं होगा इस एरिया में। ठीक है, फिर -2 से 3 में एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। -2 से 3 के बीच माइनस साइन आया कि नहीं आया, इसलिए डिक्रीजिंग है। तो ये तो बताने की जरूरत नहीं कि माइनस साइन आया प्लस आया, इसे सिर्फ लिख देंगे आप। अब एक सुंदर सी ऐसी टेबल बना दो। क्लियर? उस टेबल में क्या लिखेंगे? 3 चीजें लिखेंगे, इंटरवल, साइन ऑफ एफ डैश एक्स एंड नेचर ऑफ एफ। चलिए, पहला इंटरवल क्या लिया? -∞ से -2, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स ये तो हमारा, तो चलिए यहाँ पे -2 से कोई छोटी वैल्यू इस इंटरवल में रखिए। जैसे हमने रख ली -3, तो -3 रखेंगे तो -3 इंटू -3 -6। तो ये इंटरवल बच्चों माइनस आया कि नहीं? दूसरे में -3 + 2 -1, यानी कि दिस इज ऑल्सो 1। सिर्फ साइन चेक करने के लिए रखते हैं हम। और माइनस माइनस कितना होता है? प्लस। तो भैया इस इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव आया कि नहीं आया? तो हमारा एफ फंक्शन कैसा हो गया? इंक्रीजिंग हो गया। अब दूसरा इंटरवल -2 से 3 में चेक करिए, कोई वैल्यू 1 लीजिए। 1 यहां रखूंगा मैं, निगेटिव आएगा। 1 यहां रखूंगा, पॉजिटिव आएगा। तो फाइनल दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव, एफ इज डिक्रीजिंग। ऐसी 3 से +∞ में दोनों पॉजिटिव और एफ इज इंक्रीजिंग। तो इस ढंग से तो ये एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है जो एनसीईआरटी ने आपको दिया है। क्लियर है? अगर आप चाहते हो कि यार इसमें पूरा मजा नहीं आया, तो और आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। थोड़ा सा चेंज कैसे कर सकते हो? आप ध्यान से देखना मेरी बात। ये देखो, यहां तक बिल्कुल सेम करना है। ये क्रिटिकल पॉइंट बिल्कुल सेम ऐसे ये लिखना है। अब इसके बाद इन इंटरवल -∞ से -2, पहले इंटरवल में एफ डैश एक्स ये मैंने लिखा, उतारा। अब इनकी वैल्यू रखी -2 से छोटी, यहां भी और यहां भी वही सेम जैसे हम उधर कर रहे थे, ग्रेटर देन 0। तुरंत लिख देंगे सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। फिर -2 से 3 में एफ डैश एक्स निगेटिव, एफ इज डिक्रीजिंग। फिर 3 से +∞ एफ डैश एक्स, यहाँ पे फिर ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, एफ इज इंक्रीजिंग। फाइनली लास्ट में करके लिख देंगे इन द इंटरवल -∞ से -2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, -∞ से -2 यूनियन 3 से +∞, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक? एंड इन द इंटरवल -2 से 3 एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। वो भी आपका काम बन जाएगा, कोई समस्या नहीं। यानी कि इसके बाद आप इस ढंग से भी कर सकते हो, जैसी आपको इच्छा लगे उस ढंग से आप अपनी प्रॉब्लम कर लीजिए।
ठीक है बच्चों, करिए नोट इसे। चलिए बच्चों देखिए एक एग्जाम्पल 13, ये आपके यहाँ बोर्ड में कई बार आया है और अक्सर आता है। क्या पूछ रहा है वो, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। और उसने इस बार रेंज दे दी है 0 से 2 पाई, तो सिर्फ 0 से 2 पाई के बीच पूछ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच नहीं। जैसे पहली प्रॉब्लम में तो उसने पूछा था माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच, यहाँ 0 से 2 पाई के बीच पूछ रहा है। फिर वही एफ डैश एक्स निकालिए, क्या हो जाएगा, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन एक्स, और इसको 0 कर दीजिए तो साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स यानी कि टेन एक्स इक्वल टू 1। अब देखिए बच्चों 0 से 2 पाई, आपका 0 से 2 पाई का मतलब हो गया 4 पार्ट एन, तो 4 पार्ट एन में से 10 की वैल्यू 1 कहाँ आएगी भाई, एक तो पाई बाई 4 पहले पार्ट एन में ही आएगी और एक थर्ड में भी तो आएगी 1, पाई प्लस पाई बाई 4, भैया एक्स की वैल्यू होगी पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4। अगर यहाँ इंटरवल 0 से पाई होता तो सिर्फ एक ही लेते, पाई बाई 4, ये नहीं लेते। अब इन क्रिटिकल पॉइंट को रख दीजिए यहाँ 5 पाई बाई 4 एंड पाई बाई 4, ठीक। फिर वही कन्वेंशन पाई वो सॉरी प्लस माइनस प्लस जो हम लेते हैं। अच्छा बच्चों ये जो 2 पाई और 0 है इसको भी लिख लीजिए। अब ये लिखने के बाद साइन लगाने के बाद तब इनको लिखेंगे लास्ट में, जब ये साइन भी लगा लेंगे प्लस माइनस प्लस और उसके बाद फिर ये लिखेंगे, ठीक। तो हमने क्या लिख लिया 0 एंड 2 पाई, क्यों लिखा, क्योंकि ये अपर और लोअर रेंज दी हुई थी। तो सिंपल, द क्रिटिकल पॉइंट पाई बाई 4 एंड 5 पाई बाई 4 डिवाइड द लाइन इनटू द 3 इंटरवल, क्या क्या, 0 से पाई बाई 4, पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 से 2 पाई। अब एफ डैश एक्स 0 से बड़ा यानी कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव कहाँ नजर आ रहा है आपको, एक तो यहाँ आ रहा है 0 से पाई बाई 4 और एक 5 बाई 4 से 2 पाई आ रहा कि नहीं है, देखो प्लस साइन। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट एफ डैश एक्स 0 से छोटा कहाँ नजर आ रहा है यानी कि माइनस पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 के बीच, सो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। फिर इनकी टेबल बना देंगे, इंटरवल साइन ऑफ एफ डैश एक्स एंड नेचर ऑफ एक्स। 0 से पाई बाई 4 में साइन ऑफ एफ डैश एक्स कैसा आया था, पॉजिटिव आया था, ग्रेटर देन 0 इसमें, इंक्रीजिंग। पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 में एफ डैश एक्स कैसा आया था, नेगेटिव, डिक्रीजिंग। फिर 5 पाई बाई 4 से 2 पाई में कैसा आया था, पॉजिटिव, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। बस इतना सा काम आपको करना है और आपको पूरे 4 में 4 नंबर मिल जाएंगे, बट ये पूरी बात लिखनी है। क्लियर है बच्चों। तो इसके कुछ प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज की मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। हाल फिलहाल आप इसको पूरी थ्योरी को ध्यान से सुनिए और करिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको एक्सरसाइज